नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की पहली अपडेट पर। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी संसदीय दल की बैठक कल होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इस बैठक को संबोधित। दिल्ली से इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता रहे हैं, संसदीय दल की कल बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संबोधित करेंगे। दिल्ली में बीजेपी की संसदीय दल की भी कल बैठक है। चलिए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, कल दिल्ली में बीजेपी के संसदीय दल की बैठक है, क्या कुछ खास होगा? देखिए अभिषेक, दो चीजें हैं जो लोगों को आमतौर पर कंफ्यूजन हो जाता है। एक संसदीय दल है बीजेपी पर, एक संसदीय बोर्ड है। संसदीय दल की बैठक आमतौर पर जब भी लोकसभा का सत्र चल रहा होता है तो दूसरे मंगलवार यानी दूसरे दिन वो संसदीय दल की बैठक होती है सुबह के समय संसद में, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के तमाम सारे जो मंत्री हैं, सांसद है, वो मौजूद रहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री अपना एजेंडा बताते हैं कि हमको आगे किस दिशा में काम करना है, सांसदों को किस दिशा में काम करना है। लेकिन चूंकि अभी मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी उठापटक चल रही है कि 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उसके लिए बीजेपी में कल एक बड़ी बैठक हुई है। जेपी नड्डा के साथ अमित शाह भी थे और 4 घंटे रात में बैठक चली थी। और आज दिल्ली में पीएम आवास में मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक लंबी बैठक चल रही है, जिसमें 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा उसके चेहरों पर विचार किया जाएगा, और ये भी हो सकता है कि कौन कंटिन्यू करेगा या कोई नया चेहरा होगा, इस पर बात होगी। और इसके बाद जब ये तय हो जाएगा कि तीनों राज्यों में कमान किसको सौंपना है या जो लोग जीत कर आए उनमें से कोई होगा, कोई नया चेहरा होगा, तो उस सबके लिए फिर संसदीय बोर्ड की बैठक होगी बीजेपी के, जिसमें प्रधानमंत्री औपचारिक ऐलान करेंगे, या ये हो सकता है कि उसके बाद ये निर्णय लिया जाए कि हम राज्यों में जहां जहां मुख्यमंत्री को नियुक्ति होना तीनों राज्यों, उसके लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति हो जाएगी। वो ऑब्जर्वर फिर प्रदेशों की राजधानी में जाएंगे, विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में या तो ये उनका नेता चुन लिया जाएगा या वो एक लाइन का प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के चयन की जिम्मेदारी संसदीय दल पर या केंद्रीय आला कमान पर छोड़ी जाती, संसदीय बोर्ड पर। फिर दिल्ली से उसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आज 5 हमने देखा है कि जो सांसद चुनाव जीते हैं उन सबके इस्तीफे हुए हैं, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में 2, राजस्थान में भी जो सांसद जीते हैं उनमें से कुछ के इस्तीफे ले लिए गए हैं। हालांकि इनमें से जो 2 हैं, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने अभी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ये भी संभव है कि हो सकता है कि ये लगातार काम करते रहे, क्योंकि अभी विधानसभा का चुनाव जीते हैं और अभी ये विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं, फिर उपचुनाव कराना होगा। लेकिन चूंकि सांसद पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है तो 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा का चुनाव हो जाना है, इसलिए वैसे ये कोई मजबूरी नहीं होगी कि उसके पहले चुनाव कराया जाए। तो हो सकता है कि ये सारे लोग अभी कंटिन्यू ऐसे ही काम करते रहे विधायक के तौर पर, और जब लोकसभा के चुनाव के अनाउंस हो तो इनमें से कुछ को फिर से लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया जाए या फिर इनको विधायक पद से इस्तीफा दिलवा दिया जाए। तो ऐसे तमाम सारे किंतु परंतु हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति में जिस प्रकार बैठक का दौर चल रहा है, तो ये मान के चलिए कि 10 तारीख के पहले बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने मुख्यमंत्री के चेहरों का चुनाव कर लेगी। निश्चित रूप से मनोज जी बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से इस वक्त अगली महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पीएम आवास में इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की यह बैठक, जिसमें 3 राज्यों में सीएम कौन होगा इसको लेकर मंथन हो रहा है। तो तीनों राज्यों में चुनाव जीतने के बाद आज मंथन हो रहा है पीएम आवास में। मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर चलिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हमारे साथ। मनोज जी, 3 राज्यों में बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। छत्तीसगढ़ में तो ज्यादातर जो प्रत्याशी जीते वो नए हैं, तो वहां पर उतनी परेशानी नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा उसे माना जाएगा। वही बात कर राजस्थान में, तो क्या लगता है क्या सिंधिया को मौका दिया जाएगा? और वही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन।
देखिए बीजेपी में कुछ भी संभव है और कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन जो आप जिक्र कर रहे हैं कि जो बीजेपी जिस प्रकार से प्रयोग कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सेकंड लाइन की लीडरशिप थी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की जमाने की, वो सारे लोग या तो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जिन सांसदों की हम बात कर रहे हैं, वो प्रहलाद पटेल की बात हो या नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो, कैलाश विजयवर्गीय की बात हो, ये सारे के सारे एक टीम के रूप में काम कर चुके हैं। राकेश सिंह की बात हो, तो हो सकता है कि बीजेपी ने चूंकि अब चुनाव जीत लिया है, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी। छत्तीसगढ़ में हमने देखा था 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, बाद में कोई चेहरा नहीं रहा। राजस्थान में वसुंधरा राजे लंबे समय से 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, 2 बार चुनाव जीत चुकी है, उनके नेतृत्व में बीजेपी 2 बार चुनाव उनके नेतृत्व में हार चुकी है। तो 2028 के हिसाब से बीजेपी अपना नया नेतृत्व वहां दे सकती है, क्योंकि जो भी नेतृत्व करता रहेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा होगा जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसके बाद 5 साल होंगे कि वो अपनी प्रशासनिक कसावट दिखा देगा, वो ये बता देगा और उसमें कैपेबिलिटी दिख जाएगी कि उसमें वाकई में उसमें कैपेबिलिटी है या नहीं है। और ये पहला मौका नहीं होगा। हमने देखा है कि अगर मनोहर खट्टर को जब हरियाणा में लाया गया था, संघ की पृष्ठभूमि से थे, वो कभी पार्षद भी नहीं रहे थे। देवेंद्र फडणवीस के पास केवल नागपुर के महापौर का अनुभव था, लेकिन उनको महाराष्ट्र से बड़े राज्य की कमान सौंपी थी और बाद में उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव हुआ था, नंबर 1 पार्टी बनी थी और शिवसेना के साथ गठबंधन में बहुमत मिला था। ये बात हो रही है कि शिवसेना ने बाद में अपने हाथ खींच लिए थे। राजस्थान में भी हमने देखा है कि बिल्कुल नए चेहरों के साथ पार्टी गई और जो पुराने चेहरे और नए चेहरों को लेकर कॉम्बिनेशन बनाया गया था, तो अभी वहां भी कई सारे नाम चल रहे हैं। तो वहां भी चूंकि वसुंधरा राजे 70 साल की हो गई है, तो बीजेपी निश्चित तौर पर तीनों राज्यों में 2028 के हिसाब से प्लान कर रही है और उसका एक लिटमस टेस्ट उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी में कर लिया है कि जहां उन्होंने तीनों राज्यों में, भले बड़ा चेहरा वहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, वसुंधरा थी, रमन सिंह थे, लेकिन वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मांगे गए थे, पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री की अपनी लोकप्रियता, लाडली बहना का अपना असर था, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विशुद्ध जीत मुख्यमंत्री जो बिना चेहरे के थी और प्रधानमंत्री के चेहरे पर जीत हुई थी। तो बीजेपी को ये पता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे जाएंगे तो जीत और बम्पर हो जाएगी। तो ऐसे में बहुत संभव है कि नए चेहरों पर तीनों राज्यों में दाव लगा दिया जाए, या हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर बीजेपी मध्य प्रदेश में आगे बढ़े और फिर लोकसभा चुनाव के बाद उनकी नई भूमिका तलाशी जाए। निश्चित रूप से मनोज जी, बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो क्या वो फैक्टर है जिसको मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव तो है ही, लेकिन उसके अलावा कौन से फैक्टर हैं जिन्हें साधने की कोशिश करेगी मुख्यमंत्री चुनते हुए मध्य प्रदेश में? देखिए 2 चीजें आमतौर पर मुख्यमंत्री का चुनाव देखते हैं तो कहा जाता है जातिगत फैक्टर का ध्यान रखा जाता है, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। आप देखिए खट्टर जो कि गैर जाट है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है जाट बहुल राज्य में। हम देखते हैं महाराष्ट्र में कि गैर मराठा ब्राह्मण चेहरे देवेंद्र फडणवीस को लाया जाता है और झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में रघुवर दास जैसे गैर आदिवासी को कमान सौंप दी जाती है। तो मध्य प्रदेश में लेकिन जो बीजेपी हमने देखा, जो 2 बड़े मुद्दे हैं, एक तो करप्शन और एक परिवारवाद। तो अगर नए चेहरों पे दाव लगाई जाएगी तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वो चेहरा परिवारवाद से ना आता हो, करप्शन के चार्ज से वो दूर रहे और उसकी छवि बेदाग रहे। तो मुझे लगता है कि किसी भी मुख्यमंत्री के चयन में 2 बड़ी कसौटियों का बीजेपी जरूर ध्यान रखेगी। हो सकता है कि इसमें फिर बाद में ओबीसी फैक्टर भी हो और आदिवासी फैक्टर भी हो, लेकिन इस पे सबसे बाद में विचार किया जाएगा, क्योंकि ओबीसी में सबसे बड़ा चेहरा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो खुद भी कह चुके हैं कि मेरे लिए केवल 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। जी। आदिवासियों को लेकर बात चल रही है, फग्गन सिंह चुनाव हार चुके हैं, सुमेर सिंह सोलंकी जैसे नए चेहरे हैं, लेकिन उन्हें प्रशासनिक अनुभव नहीं है, इसलिए मुझे लगता नहीं कि उनको मौका दिया जाएगा। तो कोई ऐसा एक नाम लिया जाएगा जिसको लगेगा कि पार्टी नेतृत्व उसके पीछे खड़ा रहेगा, उसको उसकी लीडरशिप में आगे बढ़ाएगा, उसको स्थापित किया जाएगा। याद कीजिए जब उमा भारती आई थी, उनके पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, केंद्र में जरूर मंत्री रही थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान वो सांसद रहे थे, लेकिन उनको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, पूरा मौका दिया, 4 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया। बाबूलाल गौर के पास प्रशासनिक अनुभव इतना था कि उमा भारती की सरकार में वो मंत्री रहे थे, लेकिन पार्टी ने 1 साल में उनको हटा दिया था। लेकिन बाकी राज्यों में भी हम देखें तो पार्टी जिस भी चेहरे को लाएगी वो इस हिसाब से लाएगी कि वो लंबी रेस का घोड़ा होगा और कम से कम अगले 1-1.5 दशक तक वो पार्टी का लीडरशिप के रूप में लगातार पार्टी को आगे बढ़ाएगा, खुद की ग्रूमिंग करेगा, प्रदेश को आगे बढ़ाएगा और पार्टी को लाभ पहुंचाएगा।
सर आखिरी सवाल लूंगा आपसे सर। मुख्यमंत्री शिवराज की दावेदारी को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले जब ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया था तो उन्होंने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तब ये कयास लगाए गए कि शायद एंटी इनकम्बेंसी है इस चेहरे को लेकर, लेकिन उसके बाद जो नतीजे आए हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग नतीजे आते हैं, सीधे सीधे 163 सीट से जीत जाते हैं। बीजेपी के नेता, तमाम नेता, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर तमाम नेता दावे कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को जीत का सेहरा बांध रहे हैं। लेकिन क्या आप भी मानते हैं कि सिर्फ जो बड़े चेहरे थे पार्टी के सेंट्रल से, उनकी वजह से चुनाव जीते, लोकल लीडरशिप का उतना रोल नहीं रहा इस बड़ी जीत में? नहीं, देखिए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बम्पर जीत हुई, आप देखिए छत्तीसगढ़ में बहुमत का आंकड़ा 46 है, 54 सीटें जीती हैं। राजस्थान में हमेशा हम देखते थे कि बीजेपी की जीत जो है 130, 40, 150 सीटें तक जीतती थी बीजेपी, लेकिन इस बार उतनी सीटें नहीं मिली है। तो जाहिर सी बात है कि लोकल लीडरशिप की एक बड़ी अहम भूमिका होती है। और इन सब राज्यों में खास बात ये थी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्तारूढ़ थी और उसके खिलाफ 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ कोई असंतोष नहीं था, क्योंकि जितने सर्वे और ओपिनियन पोल हम देख रहे थे वो भले ये कह रहे थे कि कांग्रेस को एज है, कांग्रेस सरकार बना सकती है, लेकिन उनमें भी सबसे लोकप्रिय चेहरा अगर मध्य प्रदेश में कोई था तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का था। तो इस सेक्टर में मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता होगा, जो बड़े नेता हैं दिल्ली में। और अगर मान लीजिए अगर ये नाराजगी होती शिवराज सिंह चौहान के प्रति, तो जब सरकार गिरी थी 2020 में और उसका क्रेडिट दिया गया था नरोत्तम मिश्रा और तमाम सारे नेताओं को, लेकिन जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो सारे दिल्ली के नेताओं को पता था कि अगर जो उपचुनाव आपको जीतना 28, उसमें कोई एक चेहरा है जो उपचुनाव आपको जिता सकता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं। इसी कारण उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्होंने लगातार मेहनत की और हमने देखा कि 19 सीटें जब उस समय बीजेपी ने जीती थी, और बाद में जो पार्टी 109 सीटों पर टिकट गई थी, उन्होंने अपना बहुमत का आंकड़ा 127 पर कर लिया था जब वो चुनाव में गए थे। तो ये वो फैक्टर है। दूसरा उसकी जो मेहनत है शिवराज सिंह चौहान की, आप देखिए दिवाली के दिन वो कैंपेन करते हैं, आज भी वो छिंदवाड़ा में, तो कल उन्होंने श्योपुर जाने का प्लान तैयार कर लिया है। इसके पहले वो लाडली बहनों के साथ भोपाल में खाना खाते हैं, शाम को रेल बसेरों की व्यवस्था देखते हैं, और रात में जो बोरवेल में बच्ची गिर जाती है उसकी चिंता करते हैं। तो ये सारी चीजें बताती है कि वो बेफिक्र हैं, या तो उनको कहीं ऊपर से हिंट है, या जो वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, पार्टी जो मुझे भूमिका सौंपी कि इसको लेकर उन्होंने अपना मन बना लिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और किसी के मन में ये सवाल है कि इन 3 राज्यों में बीजेपी का किसको जिम्मेदारी सौंपेगी। खैर, आने वाले दिनों में स्पष्ट हो ही जाएगा।